हेलो नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में तो व्यस्त होंगे। तो आज आपका पेपर है, पहला पेपर स्टार्ट हो चुका है आज 9 अक्टूबर को। तो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। जिनका भी पेपर 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथ ही आपने अगर अभी तक हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, माध्य मध्यिका बहुलक और नंबर सिस्टम का, वो जरूर देख जाना क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। और आज मैं आपके लिए शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, मैराथन लेकर आया हूँ। सिर्फ 3 क्लास में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे। पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, प्यार दिया, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अगर आपका मैथ कमज़ोर है, मैथ आपको नहीं आता है, और अगर मैथ की वजह से कोई एग्ज़ाम आपका रुक रहा है, तो अब साथी अब नहीं रुकेगा, क्योंकि अब आप हंसराज सर के साथ से जुड़ गए हो। और आपको मैं आज जो मैथ पढ़ाऊंगा बिल्कुल पूरा डिटेल में समझाऊंगा, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। तो आपका बेनिफिट भी होगा। पूरे टॉपिक हमने लिए हैं, जैसे आपको बता दें, पैटर्न पर आधारित। पहले तो संख्या पद्धति के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, वो लघुत्तम महत्तम समावर्तक के भी क्वेश्चन लिए, सरलीकरण के भी लिए और समय के लिए। मतलब 5 टॉपिक आप इस वीडियो में कवर करने वाले हो। अगर आपको ये 5 टॉपिक नहीं आता तो आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि आपको नहीं आएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। एक बात और बोलूँगा मैं आपसे कि एनालाइज आज शाम को हम लेकर आएंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम आए। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, वो हमसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट हमें बता देंगे किस तरीके का एग्ज़ाम आया, किस तरीके का पैटर्न आया। तो हम आज शाम की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑफलाइन बेच चलने की वजह से हम 1 या 2 वीडियो ही बना पाते हैं, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो बना पाते हैं। ऑफलाइन बेच एमपी पुलिस का भी फुल चल रहा है और वर्ग 3 का भी ऑफलाइन बेच चल रहा है। फिर भी हम आपको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। आपसे वादा करते हैं कि आप ये वीडियो देख जाना, आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो एमपी टेट की आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, तो आप नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्लियर है? तो सभी लोगों ने कमेंट किया था, सभी लोगों का कमेंट आया था, हमने कमेंट भी पढ़ा था, और कमेंट का पर्सनली सबको मैंने जवाब भी दिया। जिन लोगों ने जो जो कमेंट किए थे उनका हमने जवाब भी दिया था। वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है और बहुत सारा प्यार इस वीडियो पर मिला है इससे पहले। तो यही प्यार आपको इस वीडियो पर दिखाना है, इस वाले टॉपिक पर, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साथी, ठीक है ना? और प्यारा सा कमेंट कर देना जैसे अभी किया था, और लाइक कर देना। अगर अभी हमारे चैनल पर भी नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, और मिक्स टॉपिक में हम आपको 5 टॉपिक से 6 टॉपिक कवर करवाने वाले हैं। 5 से 6 टॉपिक आप कवर करने वाले हो। क्लियर? चलो, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या के समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। इनको n से प्रदर्शित करते हैं, और प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है। प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? 1 से होती है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे भाई? 1 है। जो गिनती में आपकी होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जिसे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन नहीं है, अभी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्राकृत संख्या पता चल गया। इसके बाद में पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो बे प्राकृत संख्या जिनके आगे जीरो लग जाता है। बे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। और शुद्ध अपनी भाषा में बोलो, जिसकी शुरुआत जीरो से होती है वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। और ये कहाँ तक जाती है? अनंत। ये कहाँ तक जाती है भाई? अनंत। कोई सी भी संख्या होती है वो अनंत तक जाती है। ठीक है। जिसके समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाता है वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। जिसको जीरो को शामिल कर लिया जाता है वो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण। इसके बाद में पूर्णांक संख्या कौन सी होती? पूर्णांक संख्या कौन सी होती है जी आप बताना है।
पूर्णांक संख्या कौन सी होती है भाई? पूर्णांक संख्या कौन सी होती है जिनको धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता है? बेप्राकार संख्या जिनको धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता है वो आपकी पूर्णांक संख्या होती है। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी। साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ये आपके लिए विशेष है, ये क्वेश्चन आपका विशेष है, इस पे आपको फोकस करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए विशेष रहेगा। ठीक है, तो सभी कमेंट करके बताना कितने लोगों को कमेंट आ रहा है, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, धनात्मक संख्या कौन सी होती? देखो, धनात्मक पूर्णांक कौन सी होती है जो गिनती में 1 2 3 4 5, ये धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपकी बहुत सारी संख्याएं आ जाती है, प्राकर संख्या आ जाती है, पूर्ण संख्या आ जाती है, पूर्णांक संख्या। शून्य आप जानती हो जो 0 से स्टार्ट होता है। नकारात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? आपसे पूर्णांक संख्या पूछे तो पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और नकारात्मक पूर्णांक। जो माइनस से स्टार्ट होती है, -2 -3 या 0 1 2 3, तो ये आपकी कौन सी होती है? नकारात्मक पूर्णांक होती है, नकारात्मक पूर्णांक होती है। क्लियर? तो थोड़ी सी मैं बेसिक जानकारी भी आपको देता जा रहा हूं, ज्यादा बात ना कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आता भाई, इस पे मैं रुकूंगा थोड़ा सा और इस पे मैं आपको जानकारी दूंगा। अभाज्य क्वेश्चन से आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, 100% आपका अभाज्य क्वेश्चन। देखो, शाम को बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं कि ये आया था, वो आया था, हमने ये पढ़ाया, हमने वो पढ़ाया। तो आप समझदार हो, आप शिक्षक हो, आप जानते हो, शिक्षक हो कि भाई जो आपका सिलेबस दिया उसमें तो आएगा ही आएगा ना। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा, भिन्न से क्वेश्चन आएगा, सरलीकरण से क्वेश्चन आएगा, पैटर्न से क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता है, ज्यामिति से क्वेश्चन आएगा, प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा, माध्यमदिका बहुलक से क्वेश्चन आएगा। अरे भाई पढ़ो ना, वो तो आना ही है। अभी बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे, तो जिनका एग्जाम है 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, ज़्यादा चीज़ें को आपको ध्यान नहीं देना है। जितना भी है मैं आपको बहुत कम शब्दावली में, कम शब्दों में मैं आपको कवर करवा दूंगा। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन बैच के बच्चे भी हैं, कैसा एग्ज़ाम आया उनसे मैं पूछ के आपको पूरे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो आप उनसे और यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े ज़्यादा, आपको मैं सिलेक्टेड पढ़ाऊँगा, कम समय में बहुत अच्छा मैं आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आप समझदार हो कि जो सिलेबस है उसी में से आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए आपका सिलेबस कंप्लीट कीजिए और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। रिवीजन की ज़रूरत है आपको, ना कि 10,000 20 50 वीडियो देखने की। चलो भाई, इसके बाद में अभाज्य संख्या डेफिनेशन पढ़ के सुन लेते हैं। वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे भाई हम आपसे बोलें शुद्ध भाषा में, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, जिसकी सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड जैसे कि ये 2 है, 2 का गुणनखंड क्या है? 1 और 2। ये 3 है, इसका गुणनखंड क्या है? 1 और 3। ये 5 है, ये 5 है, इसका गुणनखंड क्या है? 1 और 5। 2 से ज्यादा गुणनखंड होते ही नहीं है अभाज्य संख्या में, 2 से ज्यादा गुणनखंड आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर? तो जिसके गुणनखंड कितने हो? 2। या फिर हम आपसे एक बात और बोलते हैं, या फिर हम आपसे बोल रहे हैं, अच्छे से देखो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5 7। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और साथ ही आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म डाल देना। अगर सीटेट में मैथ की वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा तो मैथ के यही वीडियो देख जाना, सीटेट का ही प्रीवियस एग्जाम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभाज्य संख्या कौन सी होती है और अच्छे से देख लो। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को अग्र संख्या भी बोलते हैं, और इंग्लिश में अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को क्या क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या भी बोल दिया, अभाज्य भी बोल दिया, प्राइम नंबर भी इसको बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। क्लियर है? जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या के क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये नोट कर लेना, आप इसको आप छाप लेना। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में। क्लियर है?
आज ये जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं हम वीडियो, वो सुबह सुबह कर रहे हैं। बाकी जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो शाम को रिकॉर्ड करता हूँ। आज सुबह सुबह उठते से ही कुछ मुझे पता है कि आज पेपर है कुछ लोगों का, तो दोपहर के शिफ्ट में उनको फ़ायदा होने वाला है, इसलिए ये वीडियो अभी हम डालने वाले हैं। जस्ट मतलब 9 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो 9 साढ़े 9 बजे तक ये वीडियो डल जाएगा आपका। 1 से 100 तक आवाज संख्याएं कितनी है भाई? 1 से 100 तक आवाज संख्याएं कुल कितनी होती, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लेना। 1 से 100 तक आवाज संख्या कितनी होती है? तो 1 से 100 तक जो आवाज संख्याएं होती है वो 25 होती है। 1 से 100 तक जो आवाज संख्याएं होती है वो कितनी होती है? 25। फिर आपसे पूछे 1 से 200 तक आवाज संख्याएं कितनी होती है, तो ये 46 होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है? आपकी 46। आपसे पूछ ले 1 से 500 तक आवाज संख्याएं कितनी होती है? कितने लोग कमेंट कर रहे हैं जल्दी से बताना। तो 1 से 500 तक आपकी होती है 95। और अगर पूछ ले भाई 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करो। 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है? तो 168। और अगर आपसे पूछ ले 500 से 1000 तक कितनी होती, तो इसके बीच में से घटा देना, तो ये आपका आ जाएगा 73। कितना आ जाएगा? 73। इस बॉक्स को आप बहुत अच्छे से कर लेना। आवाज संख्या से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अभी फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, आवाज संख्या से क्वेश्चन आपका आएगा। तो 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। 1 से 200 तक कितनी होती है? 46। 1 से 500 तक कितनी होती है? 95। और 1 से 1000 तक 168। और 500 से 1000 तक 73। क्लियर हो गया? सभी को पता चल गया कितनी होती? कितने लोग कमेंट कर रहे हैं भाई? बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि सबसे छोटी जो आवाज संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी सम आवाज संख्या, तो सबसे छोटी सम आवाज संख्या भी यही होती है। और अगर आपसे ऐसे भी बोल देना कि 1 से लेकर 500 तक सम आवाज संख्या कितनी है, सम आवाज संख्या कितनी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप हंसराज सर से जुड़े हुए एक एक चीज बाल की खाल निकालने का काम करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कभी भी मैथ आपको नहीं आया समझ में, लेकिन अब आपको आएगा। बस आपको पेन और रजिस्टर लेकर बैठना है, नोट्स बनाना है, भले कम समय तब भी नोट्स बनाना है। आपके इन्हीं नोट्सों में से पेपर में आने वाला है, ठीक है। 1 से 500 तक सम आवाज संख्याएं पूछे, 1 से 500 तक पूछे, चाहे 1000 पूछे, इकलौती एक ही होती है सम। इतनी भी जितनी भी आवाज संख्याएं होती है उसमें सम जो होती है सिर्फ एक ही होती है, और वो एक कौन सी होती है? वो 2 होती है। क्लियर? तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा, बड़ा मैं आपको स्लो तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और आवाज संख्या से पेपर में आपका क्वेश्चन आता है साथ ही। क्लियर? देखो 1 से 50 तक 15 आवाज संख्याएं होती है, तो ये मैंने आपको लिखवाई दिया। और 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्याएं होती है? 25। 1 से 200 तक कितनी होती है? 46। ये भी मैंने आपको लिखवा दिया। एक क्वेश्चन और आता है आवाज संख्या से, जिसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लिख लेना, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला 1 से 60 तक कुल आवाज संख्या कितनी है? 1 से 60 तक कुल आवाज संख्या कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन किया। 1 से 60 तक कुल आवाज संख्या, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक शानदार कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, एक मोबाइल नंबर याद करवा रहा हूँ। क्या मोबाइल नंबर है? तो यही मोबाइल नंबर है 44। 44 का आधा होता है 22। 32। 32 का उल्टा होता है 23। और 21 हमने ऐसे ही बोलने बोलने में याद कर लिया। अगर आपको ये मोबाइल नंबर याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। कैसे सर ये क्या है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो भाई हंसराज सर से जुड़े हुए कैसे समझ में नहीं आएगा? एक से लेकर, क्या इधर देखना, एक से लेकर 10 तक 4 आवाज संख्याएं होती है। 10 से लेकर 20 तक 4 होती है। 20 से 30 तक 2 होती है। 30 से 40 तक 2 होती है। इस तरीके से आपको देखना है। तो ये 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 संख्या है। अब आपसे पूछा है कि 1 से 60 तक कुल आवाज संख्या कितनी है, तो आप देखना 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये बोला, तो जोड़ लो। 4 और 4 कितने हो गए? 8 और 2 10, 10 और 5 15, 16 17। तो ये साथ ही आपका आंसर आ गया। ये मोबाइल नंबर भी आपका काम कर जाएगा।
अगर आपको कुछ याद ना और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लें 1 से 100 तक कितनी है, 1 से लेकर 90 तक कितनी है, 20 से 30 तक कितनी है, तो इसका भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मोबाइल नंबर याद कर लेना 44, हम याद भी नहीं करना, मैं करवा देता हूँ। 44, 44 का आधा 22, 32, 32 का उल्टा 23 और 21 हमने ऐसे याद कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इसमें कि 30 से 90 तक कुल आवाज संख्याएं कितनी है, कुल आवाज संख्याएं कितनी है। तो आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। 30 से पूछा है ना, तो यहां से हटा दो, ये 3 हटा दो। अब 90 तक जाएंगे तो यहां तक गिन लो। 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 4 9, और 9 और 3 कितने हो गए 12, 13 14। ये आपका आंसर है। मोबाइल नंबर से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। चलो भाई, आवाज संख्या का ये कंसेप्ट लगभग लगभग क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इतना पढ़ जाओ आपके पेपर में भाई, वर्ग 3 है, ज़्यादा कोई बड़ा कठिन आपका पेपर नहीं है, बहुत इजी आता है। बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मैं बोल रहा हूँ, आज पेपर है, आप मेरे वीडियो देख लेना, और पेपर दे के जो आपका साथी या फ्रेंड या दोस्त यार जो भी आपका पेपर दे के आए, उससे पूछना भाई मैथ में क्या क्या पूछा था। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही आपके मैथ में आने वाला है, आप विश्वास कीजिए। ठीक है, और आपका भी एग्जाम होने वाला है, बस 2 वीडियो और मुझे डालना है, इस वीडियो के बाद में अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ो। जिनका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्लियर कर लो। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने वाले हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन तो आपको जितनी मेहनत अपन कर रहे हैं आवाज संख्याओं पर, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ कवर होने वाला है, एक क्वेश्चन तो आपका कवर होने वाला है। ठीक है, चलो तो कमेंट करके बताना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। ये डायरेक्ट है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101 होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये 2 गुणनखंड आपको पता होना चाहिए। आपकी 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ऐसे अनंत होती है। तो इनका जो गुणनखंड होता है वो 2 ही होता है। 1 इंटू 2 मतलब इसके बाद में 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, तो इनके जो गुणनखंड होते हैं सिर्फ 2 ही होते हैं। आपका क्वेश्चन आ जाए कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, तो अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक है, मैथ को ज्यादा बोझ मान के मत पढ़ो, मैथ को ज्यादा बोझ मान के मत पढ़ो, बड़े मस्त तरीके से पढ़ो, बिंदास होकर पढ़ो। कोई भी काम करते हैं हम बिंदास होकर किया करना, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करना, जबरदस्ती पढ़ाई आपको नहीं करना। ठीक है, मैं आपसे बस एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा कमेंट करना, और उस वीडियो में जरूर लिखना कि सर हम यहाँ से, आप कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, कोई से ज़िले से आ रहे हो, ये वीडियो उस ज़िले से देख रहा हूँ मैं या देख रही हूँ, अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और हम पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सअप में, हमने उनको नोट्स भी भेजा, जिनको टेलीग्राम की लिंक नहीं मिल रही थी उनको लिंक भी डाला है, क्योंकि आपका पेपर है, और पेपर में अगर थोड़ा सा योगदान मेरा हो जाएगा, जिससे कि आपके 10 से 20 नंबर अगर आपके बढ़ गए, तो भाई एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है। क्लियर है, तो टेंशन नहीं लेना, बेझिझक होकर आपका छोटा भाई समझकर आप बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कुछ बताने में अगर हमसे भी मिस्टेक हो जाए तो आप जल्दबाजी में देख सकते हो, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आपके जल्दी से मैं देख भी नहीं पाता हूँ वीडियो को, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। इसलिए अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो देख नहीं पाता हूँ बाद में। क्लियर है, लेकिन कोशिश 99% ये रहता है कि हम आपको सही पढ़ाएं, लेकिन 1% गलती हो ही जाती है, तो भाई आप मुझे बता देना अगर आपको कुछ लगे ऐसा, बाकी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब से आवाज संख्या, इसको समझना बहुत जरूरी भाई। से आवाज संख्या, आप ये मत देखना इस वीडियो में कि आपको समय हो रहा है या ये हो रहा है। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। से आवाज संख्या, से आवाज संख्या कौन सी होती है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। से आवाज मतलब से पार्टी, से पार्टी 2 ही होते हैं। से पार्टी कितने होते हैं? 2 ही। तो इससे पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं आएगा तो हम अपनी भाषा में समझाएंगे। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, से आवाज संख्या कहलाती है। एग्जाम में दिया 12 7 और ये दिया है आपको, तो मैं आपको शुद्ध भाषा में समझा दूं से आवाज संख्या कौन सी होती है, तो आप समझो भाई, आपको मेरी शुद्ध भाषा समझ में आती है।
जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है? से अभाज्य संख्या। अरे सर हमें तो महत्तम समावर्तक भी नहीं आता, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको महत्तम समावर्तक भी नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, ये कौन सी से अभाज्य संख्या। मैंने लिख दिया 12 और 17, तो देखना 2 और 3 में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। 2 और 3 में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा ना, तो ये आपकी से अभाज्य संख्या। अब आप बोले कि सर इसमें तो भाग जा रहा, तो मेरे भाई इधर अच्छे से देखो कि 12 में जा रहा लेकिन 17 में तो नहीं जा रहा। 12 में जा रहा 17 में तो नहीं जा रहा, दोनों में ही भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक में चला जाए एक में नहीं जाए तो भी ये से अभाज्य संख्या होती। अगर मैं इसको ऐसा लिखता 12 और 15, 12 या 15 लिख दूं 18, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना, तो ये से अभाज्य संख्या नहीं है। अभी समझ में आ गया। 17 19 लिख दिया, बिल्कुल से अभाज्य संख्या है। 25 31 लिख दिया, बिल्कुल से अभाज्य संख्या। तो ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए वो आपका कोप्राइम नंबर कहलाता है, से अभाज्य संख्या कहलाता है। तो सभी साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और आएगा इसमें युग्म से अभाज्य संख्या, तो हम आपको वो भी क्लियर कर देते हैं। अगला देखो, युग्म से अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या और इसी को बोलते हैं युग्म से अभाज्य संख्या, या इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। तो देखो भाई, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो तो दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 5, तो 3 और 5 में अंतर कितने का? 2 का। मैं आपसे बोलूं से अभाज्य संख्या को ही जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। बस इनमें जो अंतर है, जोड़े में जो अंतर है वो 2 का होना चाहिए। जोड़े में जो अंतर है वो किसका होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 17 और जहाँ लिख देता हूँ 31, तो ये से अभाज्य संख्या है, जुड़वा नहीं है। जुड़वे में का क्या अंतर है? इनमें अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज हम, ये नहीं कि मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने लग गया। शुरुआत हम नंबर सिस्टम से करते हैं और एंड आपका खत्म हो जाए। अर्थमेटिक का जितना भी है ना इस वीडियो में कवर हो जाएगा और सेकंड वीडियो में पूरा एडवांस आपका कवर हो जाएगा। मैथ क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जुड़वा से अभाज्य संख्या आपने पढ़ लिया। भाज्य संख्या इंपॉर्टेंट है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए। वे संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए या भाई किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए। डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्या, डेफिनेशन क्या है देख लो। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है साथी वो 4 होती। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? 4 6 8 10 12 और ये बहुत सारी संख्या होती है। ठीक है, अब भाज्य संख्या को अगर आपसे बोले ना ये भाज्य संख्या को, तो भाज्य संख्या को ना यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी संख्या के नाम से? यौगिक। और भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ भी पूछ ले तो उसकी डेफिनेशन यही होती है, जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को हल्के में मत लेना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर मैथ अभी तक आपको नहीं आ रहा तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना, सब चीज़ें आपकी कवर होने वाली है। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने आपसे पहले भी बोला था 10 20 50 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, मेरे 5 वीडियो आप देख जाना। ये तीसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में 2 वीडियो और आने वाले हैं, उसका भी आप वेट करना। बस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये वो छात्रों को भी मदद मिल जाएगी जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल में बताता जा रहा हूँ। अभी हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आपकी आ गई। ठीक है भाई? हाँ, अब स्टार्ट हो गए क्वेश्चन आंसर। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं और क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ो और जवाब दो भाई।
अब आप जवाब दोगे, अच्छे से जवाब देना। तो सुनो, आपको विभाजकता का नियम आता कि नहीं आता, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक थोड़ा सा समय जरूर लगेगा हर क्वेश्चन में। जैसे मैंने बोला कि दो का नियम आता है कि नहीं आता, दो का विभाजकता का नियम, कि दो से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो आप बोलोगे सर, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक या तो क्या हो, सम हो, या क्या हो, जीरो। तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, दो से। जैसे मैं आपसे बोलूं 24 52, क्या ये संख्या दो से डिवाइड है। तो आपने बोला है कि सर अंतिम अंक कौन सा है, सम, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, दो से। ठीक है। ऐसे ही आपसे बोला है कि भाई चार का विभाजकता का नियम क्या होता है, ये सीख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार का नियम क्या होता है, चार से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो अंतिम दो अंक में, अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, चार से। जैसे मैं एक एग्जांपल देख के आपको समझाता हूं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और मैंने बोला जी, क्या ये संख्या चार से डिवाइड है। तो आपको आगे की संख्या कुछ नहीं देखना है, आगे बिल्कुल आपको नहीं देखना है क्या है क्या नहीं है। तो आपको चार का विभाजकता का नियम बोलता है कि लास्ट के जो दो दो डिजिट है उसमें चार का भाग जाना चाहिए। आपने बोला है कि सर 4 5 20, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, चार से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन एक और आपको एग्जाम्पल दिया और ये बोल दिया, क्या इसमें ये पूरी संख्या चार से डिवाइड, एक विभाजकता का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, क्या ये संख्या पूरी चार से विभक्त है। तो आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि अंतिम दो अंक में किसका भाग नहीं जा रहा, चार का भाग नहीं जा रहा है। क्लियर है। फिर देखो आठ का नियम क्या बोलता है, तो आठ का नियम भी यही होता है, ये चार का रूट अंतिम तीन अंकों में, अंतिम तीन अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, इसमें अंतिम तीन अंकों में आठ का भाग जाना चाहिए। तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, आठ से। क्लियर। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन का नियम। तीन का नियम क्या बोलता है, विभाजकता का नियम, सभी अंकों के योग में, सभी अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, तीन का। तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, तीन से डिवाइड होगी। कैसे, तो मैं एक एग्जांपल देता, मैंने ये बोला है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने बोला है कि ये संख्या में तीन का भाग जा रहा है क्या, तो आपको क्या करना, तो इनको जोड़ना है कि भाई चार और दो कितने हो गए, छः, छः और छः 12, 12 और तीन कितने हो गए, 15 और 16, इनका योग 16 हो रहा है। क्या तीन के पहाड़े में 16 आता है क्या, आपने बोला कि सर नहीं आता है, तो ये पूरी संख्या तीन से डिवाइड नहीं है। अगर हम यहाँ पर 15 आ जाता तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाती, तीन से। ये कि यही नियम आपका किस में लगता है, नो का लगता है। नो का नियम क्या होता है, नो का नियम क्या होता है भाई, सभी अंकों के योग में, सभी अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, नौ का। तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, नौ से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने बोला है कि ये संख्या नौ से डिवाइड है, तो आपने बोला है कि सर नहीं है, क्योंकि नौ का फाड़ा नहीं आता। फिर हमने बोल दिया कि ये ले लिया 5 4 6 2 3 1, क्या ये संख्या नौ से डिवाइड है, तो आपने जोड़ा है कि 5 और 4 9 हो गए, 9 और 6 15, 15 और 20 और 21, तो ये संख्या 21। क्या 9 के फाड़े में 21 आता है, नहीं आता, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 3 से डिवाइड है, क्योंकि 3 के फाड़े में ही तो आता है। ये नियम आपको बहुत काम देंगे। ठीक है, जब आप मेरी 10 सेकंड वाली क्लास देखते हो, अभी आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप एमपी पुलिस की तैयारी कर, भाई हमारा ऑफलाइन सेंटर गुना के अंदर है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप कहाँ पर पढ़ाते हो, तो ऑफलाइन सेंटर गुना में है, नारायण अकेडमी यहाँ पर संस्था चलती है। पहले पिछले 13 वर्षों से हम लगातार सेवाएं दे रहे हैं। यूट्यूब पर हम अभी नए नए हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम अभी आए ही हुए हैं। ठीक है ना, अभी ऑफलाइन बैच की वजह से हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड की वजह से हम आपके लिए सिलेक्टेड 5 से 6 वीडियो लेकर आए, और उसी में आपका मैथ का काम हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया सभी। 11 का विभाजकता के नियम में भी आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, विभाजकता के नियम में भी ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है,
बस एक और आप लास्ट, 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम, तो 11 का नियम क्या होता है? या तो अंकों का योग, अंकों का योग 11 हो या 0 आना चाहिए। ठीक है, अंकों का अंतर, चलो मैं इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। ये देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है और ये बोला है, मैंने लिख दिया 2 5 7 3 और 4। तो ये कितना हो गया? 7 और 2 कितने हो गए? 9। और 4 कितने हो गए? 13। माइनस 5 और 3 कितने हो गए? 8 प्लस एक्स। तो ये जो अंतर, अब मैं एक्स में क्या जोड़ दूं कि 13 हो जाए? एक्स में क्या जोड़ दूं कि 13 हो जाए? तो आप बोलेगे सर 5 जोड़ दो। तो अंकों का जो अंतर है वो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? 11। अंकों का जो अंतर है वो या तो आपका 11 आना चाहिए या कितना आना चाहिए? 0। अब हम समझते हैं अच्छे से, पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हैं और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं। अब आपसे बोलो कि भाई 6 का क्या नियम होता है? 6 का नियम पूछ ले आपसे, 12 का नियम पूछ ले आपसे, 90 का नियम पूछ ले, भाई 88 का पूछ ले, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना मैंने आपको बताया 2 4 6 3 9 और 11, इससे हम सब नियम निकाल लेते हैं। 6, 6 का कोई नियम नहीं होता। ये 6 हमारा जैसा बेरोजगार, हम किससे पैसे किससे मांगते? पापा जी से मांगते ना। तो जो खुद दूसरों से लेकर खाता है उसका कोई नियम होता है क्या? वो दूसरों के ऊपर निर्भर है। इसी तरीके से ये जो निर्भर है वो 2 और 3 के ऊपर निर्भर है। समझ में आ गया? क्या 12 का कोई नियम होता है क्या? नहीं है। 12 हमारा जैसा बेरोजगार है, हमारे जैसा बेरोजगार है, तो हम किसके ऊपर निर्भर है? हमारे पिताजी के ऊपर निर्भर है। तो इसको क्या करेंगे? तो आप 4 और 3 का नियम लगाओ। 4 3 12। अब ये से मत कर देना 6 दूनी 12। 90 का तो 9 और 10 का, ठीक है। और 88 का 11 और कितना? 88 का। तो ऐसे फैक्टर भी करना है जिसके खुद के नियम है। जो खुद, आपकी सरकारी नौकरी लगी, आप टीचर बन गए कल, तो आप क्या हो गए भाई? कमाने वाले हो गए, करने वाले हो गए, तो आप खुद सेल्फ हो गए। तो आप कोई डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जब तक हम कमाते नहीं। मान लो हमें 50,000 रुपये की जरूरत है और हम कमा नहीं रहे, तो हम किसके पास जाएं? घर वालों के पास। तो ये नियम आपको यूज करना है। तो सबके नियम हम करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 5 और 7 का गुणज, मतलब 5 का भी भाग जाना चाहिए, 7 का भी जाना चाहिए। तो इसका जो एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना हुआ? 35। तो 5 का भाग भाई इसमें भी जा रहा, इसमें भी जा रहा, इसमें भी जा रहा, इसमें भी। 7 का देख लो, 7 का इसमें भी जा रहा, 7 चौके 28, 7 चंग 42, 7 नाम 63। ठीक है, सब में जा रहा। अब 6 का नहीं है, तो 6 का नियम मैंने क्या बोला था? 6 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 2 इंटू 3। तो 2 का नियम क्या होता है? अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो 2 का भी जा रहा। अब 3 से इसको हम डिलीट करेंगे। तो योग देखो, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 8 और 2 कितने हो गए? 10, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा। 6 और 3 कितने हो गए? 9, 3 का जा रहा है, इसमें जा रहा। और 4 और 2 कितने हो गए? 6। आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि 6 का भाग नहीं जाना चाहिए, तो कौन से में नहीं जा रहा? बी में नहीं जा रहा भाई। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर 280। अभी भी समझ में नहीं आया? एक बार और समझो भाई। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वाले पेन से समझो, समझना जरूरी है। क्लियर है? आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन है जो 5 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं है। 6 से डिवाइड नहीं है, तो आपको पता है कि सब में 5 का भी भाग जा रहा, 6 का नहीं जाना चाहिए। तो 6 का नियम क्या होता है? 2 और 3। तो 3 का योग क्या होता है? सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। तो इसमें जा रहा है 3 का, इसमें जा रहा है 3 का, इसमें जा रहा है। आपको पूछा नहीं जा रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग आपको बताना है। पहली और अंतिम संख्याओं का योग आपको बताना। सभी को वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट करना प्यारा सा। तो देखो भाई,
5 क्रमागत संख्या, औसत जो होता है साथी वो हमेशा बीच वाला होता है। औसत जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है? बीच वाला। डायरेक्ट हम इसको डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो पहली और 5 संख्याएं, तो 2 इधर और 2 इधर। 15 के बाद में 16 और 17, और 15 से पहले 14, और ये कितना आ गया? 13। आपसे बोला है पहली संख्या और ये अंतिम संख्या और पहली संख्या, पहली और अंतिम संख्याओं का योग, तो योग कर लो। 7 और 3 हो गए 10, तो ये 30 आपका राइट आंसर हो जाए, बी आपका राइट आंसर। ठीक है। किसी भी संख्या का अगर औसत दिया है ना, तो औसत जो होता है ना वो बीच वाला। अगर योग दे रखा होता है तो सर, तो योग दे रखा होता है ना, तो जितनी भी संख्या है उसका भाग दे देना, तो वो आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। जितनी भी संख्या दे रखी उसमें क्या कर देना? भाग दे देना, उसका क्या आ जाएगा? औसत। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा? क्लियर? ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये वही आ गया जिससे अभी हम आपको अब बता रहे थे ना कि योग देगा तो कैसे करेंगे, योग देगा तो कैसे करेंगे। चलो देखो, कमेंट करो जल्दी से, कितने लोगों ने कमेंट किया भाई? और अब लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। लाइक करना भूल जाते हो, मतलब तुम्हें चाहिए सब कुछ फ्री में, हमें कुछ फायदा ना हो जाए। लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, ऐसा मत करो यार साथी। पानी पी लेते हैं हम। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पर ऐसे वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, और मैं निःशुल्क आपको पढ़ाऊंगा। आप बढ़िया अच्छे से पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर दे आओ, अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लगा के आओ क्वेश्चन। ये वीडियो देख जाना, 2-3 बार देख लेना, 5-6 वीडियो है, ज़्यादा भी वीडियो नहीं है। इसके बाद में मैं निःशुल्क आपको सेकंडों में ऑप्शन से मैथ लगाना सिखाऊंगा। भले ही आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना जिसमें मैथ ज़्यादा आता है। ठीक है, बस सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98, तो इस क्रम की तीसरी संख्या कौन सी है? तो तीसरी संख्या, मैंने क्या बोला कि योग दे रखा हो, योग दे रखा हो तो औसत निकालेंगे, तो जितनी भी संख्या है उसका भाग दे देंगे। 7 एकम कितना हो गया? 7, और 2 बच्चा 7 चौके 28, तो ये जो औसत निकल के आया वो बीच वाला निकल के आया। ठीक है, 7 है तो 3 इधर और 3 इधर। क्या पूछी है आपसे? 7 सम संख्याएं पूछी है साथ ही। क्या पूछी है? सम संख्याएं। तो 14 के बाद में सम संख्या 16 होता है, इसके बाद में 18 और इसके बाद में 20। 14 से पहले सम संख्या 12 होती है, इससे पहले 10 होती है और इससे पहले 8। आपसे पूछा है इस क्रम की तीसरी संख्या कौन सी है? तो इस पहली, दूसरी, तीसरी, इस क्रम की जो तीसरी संख्या है वो 12 है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए भाई, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। कि अगर औसत दे रखा तो डायरेक्ट आप कर दो, औसत दिया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर योग देगा तो जितनी संख्या है उससे भाग दो, उससे निकलेगा आपका औसत। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और आता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और आएगा। आपसे बोलेगा प्रथम प्रथम 5 प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आएगा। प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें, 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, प्रथम 5 5 बोला तो एक बढ़ा के गुणा कर दो, या फिर इस तरीके से देख लो। एक क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूं मैं, रुको 1 मिनट, यहीं पर लिख देता। 10 के प्रथम 10 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन छाप लेना भाई, पेपर में हमेशा आता है और आपके में भी आएगा। तो 10 इंटू क्या करना, यहाँ जितने भी बोले ना साथ ही एक बढ़ा के गुणा कर दो। 13 की जगह क्या लिख दिया? 14, बस 2 से भाग दे दो। 7 7 का 10 में करेंगे कितना आ गया? 70। ये क्वेश्चन भी आपका छाप लेना, पेपर में आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते। तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चनों की संख्या मत देखना, मैं हर क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं, हर क्वेश्चन का
इस तरीके से आपको सी सेट में क्वेश्चन देखने को मिला और आपको एमपी टेट में भी देखने को मिलेगा। कितने लोग हैं भाई जल्दी से बताओ। तो देखो, मैं 100 के आधे से अधिक हूं, मैं 100 के आधे से क्या हूं, अधिक। मैं 5 ढाई से अधिक और 6 ढाई से कम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। अगर आप सी सेट की भी तैयारी कर रहे हो, सी टेट की, सॉरी सी सेट भूल जाते हैं, एमपीपीएससी का जो हम पढ़ाते हैं ना, सी टेट। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो प्लान बना लो, मैं आपसे बोल रहा हूँ। और अगर मैथ की वजह से आप सी टेट नहीं दे पाते हो ना, तो इस बार हम सी टेट का पूरा पढ़ाएंगे आपको। क्लियर है? और अगर आपको सी टेट की जानकारी नहीं है तो आप मुझसे जानकारी भी ले सकते हो, हम पूरी आपको जानकारी देंगे। भाई केंद्र लेवल का एग्जाम आप इसमें दे सकते हो, एक बार सी टेट क्वालिफाई कर दो। जितना भी है नवोदय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ भी जगह आती है ना, उसमें आप फॉर्म डाल सकते हो। अच्छा प्रोफेसर भी बन सकते हो आप सी टेट क्वालिफाई करने के बाद में। मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। देखो भाई, वो ये बोल रहा है कि मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, ये 100 है, तो 100 का आधा कितना हो गया? आपने बोला सर 50। 100 के आधे से अधिक हूँ, 5 ढाई से अधिक, तो 100 का आधा तो 50, 5 ढाई से अधिक और 6 ढाई से कम। मतलब जो आंसर जो आने वाला है, ये 6 इकाई ये होता है और ढाई जे होता है, इनसे कम आंसर जो आएगा वो 50 और 60 के क्या आएगा, बीच में। मेरा इकाई अंक ढाई अंक से 3 कम है। इकाई अंक आप जानते हो कि ये वाला जो इकाई अंक होता है, और ये कौन सा होता है, ढाई। इकाई अंक जो है ढाई अंक से कितना कम है, 3 कम है। इकाई अंक ढाई अंक से 3 कम है, तो मुझे बताओ ये हो सकता है कम कम है क्या जी? 4 कम, पहला ऑप्शन नहीं है। ये कम है क्या? इकाई अंक जो है ढाई अंक से 3, ये भी नहीं है। ये आपका आंसर आ गया 58, ये भी नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि 50 और 60 के बीच में क्या आएगा, 58। 58 आपका राइट आंसर है। कितना बोला? इकाई का अंक ढाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, उसने बोला है, एक मिनट रुकना। इकाई अंक ढाई के अंक से 3 कम है, ढाई के अंक से 3 कम है। हमने अधिक पढ़ लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो ये 3 कम है, अभी हमने अधिक बता दिया, तो ये 3 कम है। तो आपका जो आंसर होगा वो बी वाला आंसर होगा, 52 आपका राइट आंसर होगा। एक बार और अच्छे से पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है पेपर में, और इसको अच्छे से देखते जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, और हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन सन्निकट मान पूछा है। क्या पूछा है? सन्निकट मान क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। 5वां क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन का कमेंट करके आपको बताना है। देखो, सन्निकट मतलब क्या होता है? सन्निकट मतलब ये से 9.2 है, इसका जो सन्निकट है वो 9 है। 4.9 है, तो इसका सन्निकट क्या होगा, 5। 3.1 है, तो इसका सन्निकट 3 होगा। जो 50 से ऊपर चला जाता है वो आगे की संख्या में बढ़ जाता है, जो 50 से कम रहता है वो की वो। तो मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर 9 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 4, ये 5 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, और यहाँ पर 3 लिख दिया। तो सर जी क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया? तो साथी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेना। कि 2 ये 4 है, मतलब ये 40 है, 50 से कम है तो इसको 2 ही माना जाएगा। और अगर मैं 2 इसको 55 कर दूं, 50 से अधिक हो जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। अब तो समझ में आ गया, अब तो बात भेजे में बैठ गए। ठीक है, क्योंकि भाभी आप क्या हो, शिक्षक हो, आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो, और आपसे अच्छा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। आप बहुत समझदार हो, आपको दुनिया का नॉलेज है, लेकिन साथ ही मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको क्वेश्चन के साथ में प्लस पूरा कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ। कम क्वेश्चन हो भाई भले ही, लेकिन चीजें क्लियर समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भाई, 5 × 3, 5 × 3, सी आपका राइट आंसर, तीसरा आपका आंसर आ गया। सन्निकट का क्वेश्चन आएगा पेपर में आपका, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आपका जो आंसर है वो तीसरा वाला आंसर होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी अच्छे से मस्ती के साथ में पढ़ाई करो भाई, जबरदस्ती नहीं करना है। पढ़ाई जो करना है वो जबरदस्त तरीके से करना है, बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। ठीक है,
चलो देखो अगला क्वेश्चन। ऑफलाइन क्लास भी है आज हमारी, लेकिन आपकी वजह से, पेपर की वजह से मैं इस टाइम पढ़ा। एक 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। उसका बोला इकाई दहाई सैकड़ा तो जानते हो, जैसे 4 अंकों की मैं कोई सी भी संख्या ले लेता हूं तो ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, और ये क्या होता है, हजार। ये आप सब जानते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो क्या बोला है, 100वें स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, 100वां तीसरे नंबर का होता है, जीरो। और दहाई के स्थान पर जो अंक है, इकाई के स्थान के अंक से दुगना है, इससे दुगना होना चाहिए जे। तो कौन से ऑप्शन में दुगना है भाई, 6 का दुगना, 2 का दुगना क्या 4 होता है, नहीं होता है। क्या 4 का दुगना 8 होता है, नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन नहीं है भाई। 2 का दुगना कितना होता है, 4, बिल्कुल सही है। और ये तो ऑप्शन सही हमने लगा दिया, इसका आंसर सी है। तो हमने लिख दिया 0 6, फिर लिख दिया 4 और 2, इससे ये कितना हो गया, दुगना। और 1000वें स्थान का अंक इकाई स्थान से 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना कितना होता है, 6। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। तो ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान होते हैं, बस आपको लॉजिक लगाना होता है, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना होता है। सभी को आवाज़ आ रही क्या, अब बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन अभी नहीं हो रही, तो क्लियर है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस बड़ा सा क्वेश्चन देख के नहीं तो आप छोड़ आओ, क्योंकि वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो। भाई टीचर हो, टीचर शिक्षक, हाँ आप बनने वाले हो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ये हमारा विश्वास है। और आपका भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास और दृढ़ विश्वास में बहुत अंतर है। विश्वास और दृढ़ विश्वास में क्या है, बहुत अंतर है। विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कोई निकले या ना निकले, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, मैं तो निकल के रहूंगा या निकल के रहूंगी, पिता की फिक्र को फक्र में बदल के रहूंगी। क्लियर है ना। दुनिया ने इतने ताने दिए, उनको बताने का यही एक अच्छा मौका है। कोई बोलता है कि पेपर के लास्ट टाइम तक मत पढ़ना, नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं तो बोल रहा हूँ, अगर भाई हमने कुछ पढ़ा ही नहीं साल भर से, तो लास्ट टाइम ये 5-6 वीडियो देख जाना, जिससे कि आपका मैथ में अच्छा स्कोर हो। सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम यूट्यूब पर, लेकिन कम समय होने के बावजूद, क्योंकि नारायण सर हैं आपके, तो वो भी आपको जीके पढ़ाते हैं बहुत शानदार तरीके से, लेकिन धीरे धीरे हम अभी यूट्यूब पर आ रहे हैं। तो आपका पेपर की वजह से, बहुत सारे लोगों की डिमांड की वजह से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, सिलेक्टेड पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में आएगा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए, तो इसका भी जवाब आप आसानी से दे सकते हो। क्लियर, सम और विषम। तो यहाँ पर ना 2 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर तो आपसे पूछा है सम, जैसे एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। अगर सम पूछे तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, 0। तो सम पूछे तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 0। तो हमारा जो आंसर है वो तीसरा आ गया। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछ ले विषम, यहाँ पर इस पैटर्न के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। विषम, तो विषम क्या करेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर कितना हो जाएगा, प्लस। विषम में 3 अंक आएंगे, तो माइनस प्लस का तो कट जाता, बचता क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तब जवाब देना है, अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका 0 आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ो, बड़े चलो बड़े चलो, रुकना नहीं है हमें, आगे बढ़ते चलना है। 8वां क्वेश्चन देखो। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आपसे मैं बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को देखना, और अगर आपको सेकंडों में सीखना है तो भाई हमारी 10 सेकंड वाली क्लास भी है, लेकिन आप ज़्यादा लोड मत लो, पहले यही क्लास आप कंप्लीट कर लो। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। बहुत सारे लोग ना एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं कि टीचर का देने के बाद में एमपी पुलिस में, तो मैं बोल रहा हूँ कि एमपी पुलिस में नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना। हर क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना हमने सिखाया है और सिखा रहे हैं, अभी आपकी वजह से ये वीडियो बनाया हमने एमपी पुलिस को स्टॉप करके। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे भाजक पूछ ले तो ये फॉर्मूला होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक है, ये आपसे भाज्य पूछ ले, ये आपसे क्या पूछ ले, भाज, तो भाज पूछे तो क्या हो जाएगा, भाजक, भाज पूछ ले, भाज्य माइनस शेषफल बटे क्या है, भागफल। ये 2 फॉर्मूला यूज होते हैं।
ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ये क्वेश्चन आप ना कंफ्यूजन मत करना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भाजक भागफल और शेषफल। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका होता है और ऑप्शन से भी बना देते हैं, लेकिन हमारे पास और आपके पास समय कम है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। 10 क्वेश्चन पढ़ाने की अपेक्षा हम एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दें। अब इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो आपने बोला है कि सर शेषफल दिया है, तो लिख दो भाई, शेषफल कितना दिया है, 5। लिख दिया। अब क्या बोला उसने, भाजक जो है भागफल का तो 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना। तो शेषफल का कितना है, 4 गुना, तो ये शेषफल 5 है और 5 का गुना कितना हो गया, 20। और ये जो वैल्यू है इसकी कितनी है भाई, 4, इसकी 5 गुनी है। ठीक है, भाजक भागफल का तो 5 गुना है, तो 5 का 4 का 5 गुना कितना होगा, तो ये 4 पंजे कितने हो गए, 20। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार और समझना, क्वेश्चन में दिया था शेषफल, शेषफल कितना दिया है, 5, और भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है, जा आ गया, और भाजक का ये 5 गुना है। अगर आप चाहो ना तो ये 20 जो है ना, इसमें ना 5 का भाग दे देना जिससे 4 आ जाए, ये चीज है। ठीक है, अब आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, आराम से आप यूज कर लेना। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला बन गया कंप्लीट, भाजक इंटू भागफल। तो भाजक कितना है, भाजक कितना है आपका, 20। ठीक है, भागफल कितना है आपका, भागफल आपको कितना दे रखा है, भाजक भागफल, भागफल ही बोला है ना उसने, भाजक भागफल का 5 गुना है, तो ये भागफल का 5 गुना है, यहाँ पर लिख दिया ना अपन ने, इसको तो निकालना है आपको। 1 मिनट, क्वेश्चन को देखना, इतना समय नहीं है भाई कि हम इसको दोबारा से आपको समझा देते हैं। एक तरफ लिखा मैंने भाजक, एक तरफ लिखा भागफल, और एक तरफ लिखा है शेषफल और भाज। क्या क्या दिया है वो देखो, भाज पूछा है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, शेषफल 5 दिया है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना, शेषफल का 4 गुना कितना, 20, ये दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 20 चौके कितने हो गए, 80, और 5 कितने हो गए, 85। ये आपका आंसर आ गया, सेकंड वाला क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। टेंशन नहीं लेना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है जो दिया इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, समय होता जा रहा है और इसको और डिटेल में समझाएंगे भाई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप आराम से कर देना। बस आपको ये देखना है कि जून में कितने महीने होते हैं, तो आप बोले कि सर जून में, जून जो होता है ना वो 30 तारीख को, 30 दिन का होता है। तो अच्छे से करो, जल्दी से कमेंट करके एक बार। अब सुबह सुबह बहुत प्यास लग रही भाई, हम समझाने में पूरी दम लगा रहे हैं, A to Z कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको समझना है अच्छे से। चलो देखो, गोपाल जी के पास 8 गायें और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है। तो 8 गाय है गोपाल के पास, 2 लीटर एक दिन में दूध देती है, तो टोटल एक दिन में कितने लीटर दूध दे रही गोपाल के पास जो गायें हैं। तो आपने बोला है कि सर एक दिन में 16 लीटर दूध दे रही। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने आसान होते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, एक बार मुस्कुरा जाओ अच्छे से और वीडियो को रोक के कमेंट कर दो। ठीक है, कर भी दिया तो दूसरा बार कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो भाई, अच्छा लग रहा तो बोल दो। ठीक है, और कुछ भी नहीं आता कमेंट करने, सर कमेंट क्या करें तो बता दो, कहाँ से किस जिले से आप देख रहे हो वीडियो को। ठीक है, तो एक दिन में वो 16 लीटर कमा रहा, और जिससे वे पास के होटल में 15 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। तो हमने देखा है कि एक दिन में 16 लीटर है और 1 लीटर की कीमत कितनी है, 15 रुपए। तो 16 लीटर की कीमत कितनी होगी, तो 15 छक्के कितने हो गए, 90, और 15 एकम 15, 15 और 9 कितने हो गए, 24। तो आपने बोला कि सर वो एक दिन में 240 रुपये कमाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
तो वे जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वे कितनी राशि कमाएगा। तो आपको पता है कि भाई जून का महीना कितने का होता है, सबको पता है कि 30 तारीख का होता है। कितने का होता है? 30 का। तो 30 का गुणा किस में करना है आपको? 240 में। ये 2 जीरो हो गई आपकी, 3 का फाड़ा पड़ा, 4 तिये 12 और 3 तिये 9 और 1 10। तो कितना आ गया? जे आपका आ गया। 1 मिनट और देखना भाई क्या गड़बड़ हो गई, रुको 1 मिनट। ये हो गया। तो जून का माह कितने का होता है? जून का महीना कितने का होता है? 30 दिन का। तो हमें कितना निकालना है? 240। 240। 3 का गुणा किया, 4 हम 4, 4 दूना 8, 4 तिये 12, ऐसे करो गुणा। 3 दूनी 6 और 1 7, 7200। सेकंड वाला आपका आंसर है। जब नहीं लगे ना तो देसी जुगाड़ है, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। गुणा करना आपको आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको कंप्लीट करवा दी हमने। तो ये अभी आपका जो आपको लग रहा है कि नंबर सिस्टम के किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप कवर करोगे। 1000 क्वेश्चन पढ़ने की अपेक्षा सिलेक्टेड पढ़ो, और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं सी टेट का जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, राजस्थान जो रिट है वहां से सोल्ड पेपर के क्वेश्चन हमने लिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल करो भाई, जल्दी से इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ जाना और सी टेट का भी एग्जाम आप दे आना। जल्दी से बताओ, पहले इसको सही करो। जिनको ये सही करना नहीं आता, 2 सही 3/4 और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों में 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जाते हैं? तो भाई 4 दूनी हो गए 8 और 3 कितने हो गए? 12/4 प्लस 4 ती 12 और 1 कितने हो गए? 13/4। तो जब हर समान हो तो एलसीएम लेना बिल्कुल आसान होता है। एक बार लिख दो और इसको जोड़ दो। 12 दूनी 24 और 1 कितने हो गए? 25। अब इसके कितने पैकेट बनाए जा सकते? तो 1/8 का भाग दे दो। आप क्या जानते हो, बटे के नीचे बटा नहीं आता, तो ये 25/4 है, ये पलट जाएगा तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 1। 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8 और 25 दूनी कितने हो गए? 50। ठीक है, 1 मिनट रुको। 25 दूनी कितने हो गए? 50। क्या हो गया यहाँ पर? बटे के नीचे बटा नहीं। कमेंट करके जल्दी से बताना, बटे के नीचे क्या नहीं आता? बटा नहीं आता। क्या भाई, क्या क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? नहीं। तो देखो, बटे के नीचे बटा नहीं आता है, तो ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो जरा सबर करो। 25 बटे कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 8/4 से काट दो। 4 दूनी कितने हो गए? 8 और 25 दूनी 50। 25/4 इंटू 1/8। ठीक है, आपसे बोला है कि 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये आपसे पूछा है, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में तो है ही नहीं भाई, आंसर ही नहीं आ रहा है इसका। कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है इसका आंसर। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन में कमेंट करके आपका क्या आंसर आ रहा है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। देख लो भाई, इतनी सी मिस्टेक, इतनी सी मिस्टेक। अरे 12 और 13 कितने होते हैं? तो 12 दूनी कितने होते? 12 और 12 24, 13 कितने आ गए? 4 ती 12 और 1 13। तो ये कितना क्वेश्चन ही गलत लिख दिया अपन ने। यहाँ पर है 4 दूनी 8, 9 10 11 होगा ये। चलो भाई, यहाँ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक बार और देख ले। तो इस वाला क्वेश्चन को चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। 11वां वाला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका बोला है कि 2 सही 3/4। अगर आपको इसको सही करना नहीं आता तो ये देख लीजिए, 1/4। तो 4 दूनी कितने हो गए? 8। 8 और 3 कितने हो गए? 9 10 11 बटे कितना? 4 प्लस 4 ती 12 और 1 कितना? 13/4। इसको जोड़ दो, जब भी अंश हर समान हो तो एक बार लिख देते हैं, और इसको जोड़ दो। 11 दूनी 22 और 1
23 24, तो 24 होगा। क्लियर। अब आपको क्या बोला है, ये आपका आ गया कि 1/8 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 1/8 का भाग देंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 24 दूनी कितने हो गए 48। यही आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर। सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है राजस्थान रीट में, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब भी आपको सम संख्या दिखे माइनस प्लस में, तो अंतिम जो पद होता है, अंतिम जो पद होता है, अंतिम पद में किसका भाग दे देना, 2 का। प्लस का क्या है 100, इसमें 2 का भाग देंगे तो प्लस का क्या आएगा 50। तो 50 आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ो। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन आपको सब क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के। आपसे बोला किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। तो 1/2 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 200। तो जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 400। 1 बराबर कितना हो जाएगा 400। यदि भूमि पर 2 नगर 800 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना है भाई 1800। तो कुछ नहीं करना है, 4 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। इसका भाग दे देना, 4 का भाग दे देना। टोटल किलोमीटर कितनी है 1800, और अपनी कितनी आ गई 400। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटा, 4 चौके 16, बचे कितने 2। जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। अब जिनको ये काटना नहीं आता एक बार और काट दूं, 4 का भाग दिया, 4 चौके 16, 2 बचे, जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं। अब ये भी कट रहा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आंसर आ गया 4 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन है 4 सही 1/2, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाए। समझ में आ रहा है सभी को, बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ेगा और छोटे छोटे क्वेश्चनों को आपको तुरंत करना पड़ेगा। ठीक है, समय ज़्यादा होता जा रहा है, क्वेश्चन हमें बहुत सारा करना है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं आपको ना वर्ग 3 वालों को, पेपर वाले, कि आप भी बन जाते हो। अब नहीं बनना है, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वही आपका आएगा। जल्दी से जवाब दो इसका, जल्दी से जवाब देना है, वही संख्या जोड़ना है और 50 में वही संख्या घटा देना है। तो कितना आ जाएगा ये देखना है। बहुत अच्छे से और स्लो तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं है पूर्ण संख्या पता, हमने एक्स मान लिया भाई, 50 में हमने एक्स जोड़ लिया और 50 में ही हमने क्या कर दिया, एक्स घटा दिया। तो ये माइनस का एक्स और ये प्लस का कट गया, 50 और 50 कितने हो गए 100। बस तीसरा आपका राइट आंसर। कुछ नहीं, इसमें क्या समझाऊं यार मैं, बोले कमेंट करके सर समझा दो। देखो आपने बोला कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी और फिर वही संख्या 50 में घटा दी गई, 50 में जोड़ी और वही संख्या 50 में क्या कर दी, घटा दी गई। ठीक है, तो फिर क्या होता है, प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़। तो 50 में एक्स जोड़ दिया और 50 में एक्स हमने घटाया। सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब इसको क्या बोलूं मैं, छपने वाला पेपर में। और अभी आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलेंगे गुणनखंड वाले क्वेश्चन आए थे, गुणनखंड वाले। तो भाई सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड, तो क्वेश्चन तो आएंगे ही। क्लियर है ना, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, जो आपको बोलेंगे अभी भ्रमित करेंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये पढ़ाया था हमने, जो पढ़ाया वो कि वही आया। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तुम भाई 1000 2 हजार क्वेश्चन करवा रहे हो, ठीक है, हम आपको सिलेक्टेड पढ़ा रहे हैं, उसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है, और आपको भी विश्वास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे समय लगेगा, इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ।
एक ही क्वेश्चन में मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, आप नोट कर लेना, लिख लेना रजिस्टर में। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पेपर में छाप लो, इतना कौन बोलेगा रे यार तुमसे। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल आपको, तो देखो पहले तो मैं इसी क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि योगफल पूछा है, तो आपको क्या करना है, 100 के गुणनखंड करना है। 100 के गुणनखंड किए, 50 बार गया 2 का भाग, 2 का भाग दिया 25 बार गया, 5 का भाग दिया 5 बार गया, और 5 का भाग दिया 1 बार। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहां पर लिखा है कि 2 कितनी बार आया, आपने बोला सर 2 बार आया। 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। आपको निकालना है योगफल। क्या निकालना है, योगफल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखोगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू, इधर लिखोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो जितने भी आपके हैं ना, इसको इस तरीके से लिखोगे। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। 2 की पावर 1 क्या होगा, 2। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। इधर 5 की पावर 0 क्या होगा, 1। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 25। समय कम है इसलिए एक ही क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको समझना है। सबको जोड़ा, 4 और 2 हो गए 6 और 1 कितने हो गए, 7। 5 ये होगा 31। 7 का गुणा किया, 7 एकम 7, 7 3 21, तो 217 आपका आंसर आ गया। तो आपका जो सेकंड वाला जो आंसर है वो आ गया 217। समझे कि नहीं समझे, अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। 217 आपका आंसर। तो योग बोले तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का आपसे पूछ ले, ध्यान देना है अभी अच्छे से, इसी क्वेश्चन का आपसे पूछ ले, अगर योगफल की जगह मैं आपसे बोलूं कि बोले कि 100 के सभी गुणनखंडों, 100 के सभी गुणनखंडों, भाजकों की संख्या, गुणनखंडों को या क्या बोलते हैं, भाजकों की संख्या ज्ञात करो। भाजकों की संख्या ज्ञात करो, या आपसे पूछ ले कुल गुणनखंड ज्ञात करो, कुल गुणनखंड। तो देखो भाई, या आपसे पूछ ले सम गुणनखंड ज्ञात करो, सम भाजक पूछ ले, या आपसे पूछ ले विषम भाजक। तो ध्यान देना है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये योग तो समझ में आ गया, योग आपको समझ में आ गया, तो आपको ये इतना ही करना है। यहाँ पर आपने लिखा है कि सर 2 की पावर कितनी, 2, और 5 की पावर कितनी, 2। अब आपको कुल भाजक पूछे तो साथ ही ध्यान देना कि ये जो होता है ना, वो आपका अभाज्य होना चाहिए। जब भी भाजकों की संख्या, अगर आपको गुणनखंड पूछे कुल, तो ये पावर जो होती है ना, एक एक बढ़ा के गुणा कर देते। तो 3 इंटू 3 तो कितने हो गए, 9 हो गए। अगर आपसे समभाजक पूछना, समभाजक आपसे पूछना, तो ये यहाँ पर जो सम संख्या है ना, उसकी पावर जितनी है उतने ही लिख देते हैं, और ये पावर को बढ़ा के गुणा कर देते हैं जे। और अगर विषम पूछना तो सम का कोई रोल नहीं होता, इसको एक बढ़ा के गुणा कर दे। समझ में आ गए होगा अच्छे से। चलो मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन भी समझ लेना। 100 के सभी गुणनखंडों का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं लिख देता हूँ, 100 के सभी गुणनखंडों की, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करना, गुणनखंड को भाजक भी बोलते हैं, भाजक भी आ जाता है। तो आपको पता है कि आपने लिखा है 2 की पावर क्या बना था, 100। 2 की पावर क्या बना था, 2 की पावर 2 बना था। क्या बना था, 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितना, 2, ये बना था। तो इतना तो आपको करना है सभी में। अब आपको कुल भाजक संख्या निकालना है, कुल भाजकों की या कुल गुणनखंड। तो देखना भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है, तो हमेशा ध्यान देना कि ये पावर जितनी भी है ना, उसको बढ़ा के गुणा करते हैं। तो 3 तिये कितने हो गए, 9। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में समभाजक पूछ ले, मैं 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे करवा रहा हूं आपको, समभाजक पूछ ले, तो समभाजक में हमेशा ध्यान रखना है कि जो आधार है वो सम है ना, तो उसकी पावर जितनी है ना उतनी ही रखेंगे। 2 की पावर 2 है तो 2 ही रखेंगे, लेकिन विषम में पावर बढ़ाकर ही गुणा करेंगे। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इसमें क्या, विषम भाजक, क्या पूछ ले, विषम भाजक,
तो सम का कोई रोल नहीं होता विषम में, और विषम जो संख्या है उसकी पावर जितनी है उसको बढ़ा के गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो, समभाजक, विषम भाजक, कुल भाजक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है और आपसे पूछ लें 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान देना है, योग पूछा था फिर हमने ये निकालना सीख गए भाजकों की संख्या। अब आपसे अभाज्य पूछ लिया, क्या पूछ लिया? अभाज्य। तो आप 100 के गुणनखंड करोगे तो 2 की पावर 2 ही आएगा और 5 की पावर 2। यहां तक तो कहानी वो ही है, लेकिन अब आपसे पूछा है साथियों अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड, ये पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसका योग कर देते हैं। तो पावर कितनी है? 2 प्लस 2, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन में हमने आपको सभी चीजें समझाने की कोशिश की। एक और देख लो, तो यहाँ क्वेश्चनों की संख्या मत देखना कितने क्वेश्चन हुए कितने नहीं हुए, यहाँ हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका, जीरो से लेकर हाई लेवल तक बाल की खाल निकालने का काम कर रहे हैं। आपका जो माइंड जो है तभी काम करता है जब आपके कंसेप्ट, एक क्वेश्चन एक पेपर में ऐसा आ जाता है, एक में ऐसा आ जाता है, ऐसा नहीं है। बढ़िया नोट्स बनाओ, अच्छे से आप इसको क्लियर करो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूं मैं, वो देख लो। एक और क्वेश्चन देखो, ये देखो। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, कि कौन सा क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा वो कि भाई 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 25 की पावर 3, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालो। कुल अभाज्य गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो, एक तो ऐसा होता है कि ऐसा दे देता है आपसे तो आपको क्या टुकड़े करना पड़ता है, गुणन तोड़ना पड़ता है, और एक क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से किया जा सकता है, बस ध्यान देना है कि जो बेस जो है आधार वो आपका क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। तो 3 तो अभाज्य है, तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 5। 9 को अभाज्य बनाने के लिए क्या करूंगा? 3 इंटू 3, 3 3 9 हो गया, तो ये पावर जितनी है ना उतनी लिख देंगे। 7 आपका अभाज्य है और 25 अभाज्य नहीं है, इसको तोड़ूंगा 5 इंटू 5, इसकी पावर जितनी है वो। तो सब बेस क्या बन गए? आपके अभाज्य बन गए। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब मैंने लिखा 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो इसकी पावर जोड़ दो, कितना हो गया? 7 और 7 कितने हो गए? 14, 14 और 5 कितने हो गए? 19, ये लिख दिया। 7 एक ही बार है तो ये लिख दिया। 5 2 बार है तो जोड़ दो भाई, 3 और 3 कितने हो गए? 6। 19 और 6 हो गए 25, और 2 कितने हो गए? 27। तो आपका जो आंसर आ गया कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो 27 आ गया। समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन मैं इतना आपसे वादा कर रहा हूं कि वर्ग 3 का आज का जो पेपर, अभी 9 तारीख का जो पेपर हुआ, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा और आपका आने वाले शिफ्टों में भी पूछेगा। और मैंने यहाँ पर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ो। 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 16 क्वेश्चन आप देखो। सब क्वेश्चनों के आपके कंसेप्ट क्लियर करवाते जा रहे हैं भाई हंसराज सर। मैथ नहीं आता है तो मैथ सीखो, यही क्वेश्चन पढ़ लो, आपको 1000 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। बस आपसे एक बात जरूर बोलता हूँ, कमेंट कर दो भाई। कमेंट में किसी के कमेंट नहीं आया अभी तक। हाँ, एक होता है जातिमान और एक होता है स्थानीय मान। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात और एक्स्ट्रा बताऊंगा। 2 3 4 5 आपसे पूछा है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान, तो 3 कहाँ पर है जी? ये लिख दिया 3 का स्थानीय मान। तो 3 के आगे भाई स्थानीय मान क्या होता है? जो संख्या होती है उसके आगे जितने अंक होते हैं उतनी जीरो बढ़ा दो। ये 3 का क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। जितने भी अंक होते उसका क्या बढ़ा दो? जीरो। और एक होता है अंकित मान। अंकित मान को हम क्या बोलते हैं? जाति मान भी बोलते हैं। अंकित मान को क्या बोलते हैं? जातीय मान भी बोलते हैं। एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आपसे बोला है कि 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताओ, तो भाई 3 घटा दो,
300 में से 3 गए तो कितने बचे? 297। कौन सा आंसर आ गया? सेकंड वाला। जिनको जाति मान स्थानीय मान नहीं आता, एक बार और देखो, आपसे पूछ लिया कि भाई 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 अंक लिख दो, उसके आगे जितने अंक है उतनी क्या बढ़ा दो? 0। 2 का निकल के आ गया। 4 का पूछा, 4 का क्या है? 4 लिख दो, उसके आगे जितने अंक है उतनी क्या बढ़ा दो? 0। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई सर। अगला क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, ये मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, 12 4 3 3 और यहाँ पर लिख दिया अपन ने 3 5 7। ठीक है भाई, सुनो। अब आपसे बोला मैंने, अब मैंने आपसे बोला है कि 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान बताओ। देखो, हमें आपको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ ना, आपका पूरा भेजे में बात बैठेगी। कि दशमलव के सर उधर पूछ ले तब कैसे करेंगे, दशमलव के इधर पूछ ले तब कैसे करेंगे। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंसेप्ट आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, और बताया भी होगा तो मैंने नहीं देखा भाई, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं बताया। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको मैं समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन आज मैं जो पढ़ाता जा रहा हूँ ना आपका, वो कंसेप्ट के साथ में क्लियर करता जा रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट के साथ क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, 5 का, तो 5 का तो 5 होगा ही होगा, लेकिन दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ना, 1 2, उतनी नीचे क्या बढ़ा देंगे हम? 0। या हम बोलेंगे इसको कि 2 अंक से पहले दशमलव लगा दो, तो साथ ही ये 2 अंक से पहले क्या लग गया? दशमलव। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ। अगर आपसे पूछ ले कि 7 का स्थानीय मान बताओ इसी क्वेश्चन में, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? भाई 7 तो होगा ही होगा, और दशमलव से गिनती करो, 1 2 3, तो नीचे कितनी 0? 1 2 3। या तो ऑप्शन में ये होगा, या मेरे प्यारे साथी ऑप्शन में जे होगा। कंसेप्ट क्लियर करना है। अच्छा सर, दशमलव का इधर पूछ ले, तो भाई घनश्याम सुन ले, इधर पूछ ले तो कैसा करेंगे? तो भाई घनश्याम की याद आ गई, ओपलाइन वाला बच्चा है, कि 2 का स्थानीय मान बताओ। जाति, अगर इनमें जाति पूछे ना, तो जाति तो वही होगी। 7 का जाति पूछेगा तो 7 होगा, 5 का जाति पूछे तो 5 होगा, 2 का पूछे तो 2, चाहे वो दशमलव के इधर हो चाहे दशमलव। अब 2 का स्थानीय मान, तो 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे भाई, उसके आगे एक ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इधर दशमलव की इधर गिनती नहीं करेंगे। अगर आपका दशमलव के इधर पूछना, जैसे आपसे पूछे कि सर 1 का क्या होगा, 1 का, तो 1 को लिखेंगे लिखेंगे, 1 के बाद कितने अंक? 2। तो ये मैंने आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर, समझ में आ गया? दशमलव के उधर कैसे निकालते स्थानीय मान, दशमलव के इधर कैसे निकालते जाति मान, स्थानीय मान। जाति वही होता है, स्थानीय मान आपको समझना हो। ठीक है भाई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से कर देना। देखो, मैं आज चाह तो रहा था कि मैं आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा दूं, लेकिन देखो कितने से क्वेश्चन हो पाए, लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन कम की संख्या मत देखो, आपका आना 20 क्वेश्चन, आने कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। लेकिन हर चीज आपको क्लियर भी तो होना बहुत जरूरी है साथी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब हम पानी पी लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं? पानी। आवाज आ ही रही होगी सभी लोगों को। चलो बैटरी तो चल गई है, पेन गिर गए, उठा लेते हैं। पानी पी लिया, अब इसका जवाब दो अच्छे से। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। भाई, बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी है? आधी। ये लिख दिया, बैडमिंटन आधा जे होगा। ठीक है। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उतने आसान होते हैं। ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कितने? 1/4। और टेनिस कितने खेलते हैं? तो टेनिस लिख लो, टेनिस कितने खेल रहे हैं भाई? 1/8। और शतरंज कितने खेलते हैं? शतरंज, तो ये देख लो, ये कितने खेल रहे हैं? 1/16। ठीक है।
बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है। तो भाई हमारी वॉलीबॉल खेलने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, पहले ये लिखो। वॉलीबॉल खेलने वालों की जो संख्या है वो हमारी है 1/4, और इन्होंने कितनी दे रखी है, 160। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 इधर चला जाएगा, 16 चौके कितने हो गए, 64। तो ये आपका हो गया 640। तो आपने बोला है कि सर वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 640। आपसे पूछा कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो कुल छात्र कितने हो गए, 640। और शतरंज कौन कितने खेला है, 1/16। तो इसमें गुणा कर दो, 1/16, 16 चौके कितने हो गए, 64, और ये 40 एकम 40, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, दिखने में बड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो 40D आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा। पता वही सभी को समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर होती जा रही। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और हर चीज आपकी कंप्लीट हुई। हाँ चलो चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये मैंने समझा दिया था, जल्दी से आप भाई कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो इसका सॉल्यूशन कर दो जल्दी से। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने आपको क्या बोला था, 105 है। 105 के गुणनखंड किया आपने, 3 का भाग दिया, 3 3 है 9, और 3 5 है 15। फिर 5 का भाग दिया भाई, 5 7 कितने हो गए, 35। और फिर 7 का भाग दिया 1। यहाँ पर 3 कितनी बार है, एक बार। 5 कितनी बार है, एक बार। 7 कितनी बार है, एक बार। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो मैंने आपको बोला था कि कुल जब भी निकालना हो तो पावर को बढ़ा बढ़ा के क्या करते हो, गुणा करते हो। तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8। तो आप आपका राइट आंसर हो गया। अब इसमें मैं टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूँगा। सम संख्या विषम संख्या पूछ ले तो आप आराम से कर सकते हो कि भाई अगर आपसे सम पूछ ले, सम पूछे तो आप क्या करोगे कि पावर तो सम तो कोई सा है नहीं, तो सम का भी क्या हो जाएगा, जई आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2 8। लेकिन अगर विषम पूछ ले तो विषम का भी जई आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवाज है ना, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलो ये और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगला क्वेश्चन जी आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से करूं। 3 ब्रांड एबीसी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या, जब भी समान संख्या में बोल देना साथी तो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। सर आपको कैसे पता चला 120? अरे भाई 10 का भी भाग जाना चाहिए, 12 का भी जाना चाहिए, और 24 का। ठीक है, 12 दूनी 24 होते हैं, तो 60 एलसीएम था, लेकिन 24 का नहीं जा रहा, 60 का दुगना कर दिया। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए। जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो ऐसा लेता है भाई, बच्चों जैसे। ये भी मैं आपको बता, 2 का भाग दिया 5, 6, 12। फिर 2 का भाग दिया, 5 में नहीं गया, 3, 6। फिर 3 का भाग दिया, 5 में नहीं गया, 1 और 2। 5 दूनी 10, 30 हो गए, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं करना है बच्चों जैसे, आप तो ऐसे ही समझ लेना। 10 का भाग एलसीएम में दिया, कितना आ गया, 12। 12 का दिया, 10 का भाग दिया 12, 12 का दिया 10 बार, और 24 का 5वां। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 10 12 5, 12 10 5, 12 10 5, ये आपका राइट आंसर हो सकता। कुछ नहीं करना था, बिल्कुल आसान था, सिंपल था, और आपने सिंपल तरीके से ही क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फास्ट स्पीड बढ़ा रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया। ऑफलाइन क्लास का टाइम हो चुका है, 9 बजे ऑफलाइन क्लास मेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। एक आवाज संख्या में जब दूसरी आवाज संख्या जोड़ी जाए तो वह सदैव आवाज होगी। अच्छा, 2 में मैं 3 जोड़ूं तो 5 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 5 में मैं 3 जोड़ूं तो क्या हो गया, 8। तो ये तो आवाज है, और जे आपकी भाज है, तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, हमेशा आवाज नहीं होगी। ठीक है, अभी हम आवाज संख्या को बहुत अच्छे से समझ गए। एक आवाज संख्या को दूसरी आवाज संख्या से गुणा किया जाए तो सदा आवाज संख्या होगी। अच्छा, 5 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो ये आवाज हो रही क्या, नहीं है भाई, ये भी गलत है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता भाई, 5 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 इंटू 5, या 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, किसी भी अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। ये भी अभाज्य संख्या अपरिमित रूप में अनेक, अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका चौथा वाला राइट आंसर हो जाए। क्लियर है ना? इस तरीके से आपको मैंने आवाज की पूरी जानकारी दे दी, तो यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
जल्दी से पढ़ो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक अभाज्य संख्या नहीं है भाई, एक आपकी प्राकर संख्या है, एक आपकी क्या है, प्राकर। एक एक भाज्य संख्या नहीं है भाई, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, सत्य कथन देखना है। एक एक अभाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, गलत। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक आपकी प्राकर संख्या है। एक कौन सी संख्या है, प्राकर संख्या। चलो भाई आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं है, रुकने का नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, 6 का नियम और 11 का नियम आपको फॉलो करना है। 6 का नियम और 11 का नियम, तब जाकर एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप निकालो। 6 अंकों की एक संख्या है, तो पहला देख लेते हैं हम। 6 अंकों की एक संख्या है 2, 4, 6, 7, 8 और x, जो 11 से डिवाइड है। तो भाई 11 का नियम क्या होता है, तो ए अल्टरनेट लेते हैं। 6 और 2 कितने हो गए, 8, और 8 और 8 कितने हो गए, 16, माइनस 7 और 4 कितने हो गए, 11, प्लस x। तो भाई मैं 11 में क्या जोड़ दूं कि ये 16 हो जाए, क्योंकि अंतर जो है ना वो 11 का नियम जो बोलता है कि अंतर जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या तो आपने बोला है कि सर 5 जोड़ दूं, तो x की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 5 और 11 कितने हो गए, 16। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 5। क्लियर, तो ये चीजें क्लियर। अब ये ले लो 3, 6, 1, 7 और बाय 9 से विभाज्य। तो 9 का नियम क्या होता है, सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। मैं आपको अच्छे से समझा दिया। 3 और 6 कितने हैं, 9, और एक 10, और ये 17 हो गए। तो एक जोड़ेंगे बाई की जगह तो 18 हो जाएगा, और 18 में 9 का भाग चला जाएगा, तो बाई की वैल्यू जो है भाई वो कितने आ गई, 1। इस समीकरण में रख दो, तो यहाँ जोड़ दो, 5 और 1 कितने हो गए, 6, और 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 4। काट दो इसको 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, 3/2 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, और हमें अच्छे से पढ़ना है। सभी को समझ में आ रहा होगा, बस बोझ मस्त तरीके से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, और पढ़ते जाना है, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर ये जैसे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो हम ना सेकंड पार्ट में आपको इसको कवर करवा देंगे। क्लियर है, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ो भाई, 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब आपका ये सरलीकरण का टॉपिक आ गया, तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है अभी, नंबर सिस्टम। तो सरलीकरण के बीच कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सरलीकरण जो है ना वो पूरा बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। सरलीकरण जो है बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। क्या होता है बोर्ड मास का नियम, देख लो। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। ओ मतलब क्या होता है, ऑप मतलब का या गुणनखंड। डी मतलब क्या होता है, डिवीजन भाग। ए मतलब मल्टीपल, और ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो मतलब सबसे पहले आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें अगर कोष्टक वाला अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दिया तो वो सोल्व करोगे, ठीक है, कोष्टक वाला। इसके बाद में भाग से पहले गुणा तभी करोगे जब का दिख जाए, तभी आप इसका यूज करोगे। नहीं तो क्वेश्चन में भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, और फिर क्या करोगे, घटाओगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन में थोड़ा सा लेवल हाई आता है, ठीक है, जिसको हम यूनिट डिजिट या डिजिटल सम के माध्यम से कर सकते हैं। यूनिट डिजिट या डिजिटल सम के माध्यम से कर देंगे। लेकिन भाई यहाँ पर आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा है और शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में या सी टेट में, वो हम, और रीट में, वो हम सब क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए। तो देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आया, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब तो आप हंसते हंसते दे दोगे, हंसते हंसते इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 23। जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करना मत भूला करो मेरे प्यारे दोस्त। आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। आपने जो इससे पहले वाला जो वीडियो है माधमदी का बहुलक, जिसने नहीं देखा वो देख लेना भाई, उसमें मुझे भर भर प्यार मिला है, बहुत अच्छे कमेंट किए, इसलिए मैं आपको ये स्लाइड मैंने तैयार की, बहुत टाइम लग गया मुझे बनाने में, और आगे भी मैं आपको ऐसे ही लाऊंगा। निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, निःशुल्क के लिए आपकी मुझे एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन अगर मुझे मिलना चाहिए तो आपके कमेंट से मिलता है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताना। और आप कौन से जिले से देख रहे हो ये भी आप क्लियर करना। 8 का वर्ग कितना होता है, तो आपने बोला सर 64, और 4 का घन कितना होता है, 64। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो आपका एक आपका राइट आंसर हो गया, तो बी वाला आपका राइट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलो जल्दी से, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको ना हम ऑप्शन देख के भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आज के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। भाई मैं बोल रहा हूँ सरलीकरण का क्वेश्चन ऐसा छपेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है।
आएगा सो आएगा। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको इस पैटर्न में मिल जाएगा। बोर्ड मास का नियम यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग देना है। ये 24 दशमलव क्या है 4 इंटू 5 माइनस 90, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार भाग दोगे। ठीक है, अभी छोटे छोटे गुणा करना नहीं आता है तो मैं आपको डिजिटल सम से भी सिखा दूंगा, लेकिन डिजिटल सम छोड़ो, आप तो बोर्ड मास का यूज करो। भाग दिया भाई 5 का, 18 पंजे कितने हो गए 90। ठीक है, गुणा किया आपने, दशमलव हटाया यहाँ पर तो ये 0 हट जाएगा, तो 5 दूनी कितने हो गए 10, 2 से काटा हमने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या बन गया 122 माइनस 18। इधर गुणा किया हमने, दशमलव हटा दिया, ये दशमलव हटा दिया तो 5 से काटा पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 बार, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये माइनस माइनस का जोड़ लो और 122 में से घटा दो, तो 122 में से 18 जोड़ लो भाई, तो कितने हो गए 120, 120 में से 122 में से 120 गए तो कितने बचे 2, 2 आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जोड़ घटाओ गुणा भाग तो करोगे। अगर फिर भी आपको इनमें प्रॉब्लम आती है तो अगर आपने डिजिटल सम नहीं पढ़ा तो मेरी एक क्लास देख लेना, आपसे वादा करता हूं कि आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल सम अगर आपने एक बार मेरी क्लास देख ली, अभी मैं लेकर आने वाला हूँ, अभी मैं लेकर नहीं आया हूँ, तो वो जरूर देख लेना। तो जोड़ घटाओ गुणा भाग में आपको बहुत मदद मिल जाएगी। अभी तो हम डायरेक्ट बोर्ड मास का नियम फॉलो कर रहे हैं। चलो इस पैटर्न पर ही आदि आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं आएंगे आपके। जल्दी से इसका जवाब दो फटाफट। ठीक है, 17.5 इंटू 3 माइनस 21/7 माइनस 3 इंटू 12.5, दशमलव है, भाग दे दो, 7 कितने हो गए 21, दशमलव हटाओगे नीचे 0, 5 से काटो 5 3 15 और 5 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, भाग देने की भी जरूरत नहीं है, दशमलव हटा दो। ठीक है, और डायरेक्ट गुणा कर दो, क्योंकि अगर आपको एक बार और गुणा करोगे तो ये कठिन हो जाएगा। तो आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो, 17.5 इंटू 3, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 0, 3 5 कितने हो गए 15, 7 कितने हो गए 21 और 1 22 और 3 एकम 3 और 1 4 माइनस 3 हो गया। यहाँ से आपने गुणा किया, दशमलव हटाया, 5 3 कितने हो गए 15 और 3 दूनी कितने हो गए 6 और 1 7 और 3 एकम 3, ये आ गया। तो 42 में से ये जोड़ दो भाई, 42 में से ये घटा दो, तो ये घटाया आपने 42.5 में से, तो ये जोड़ दिया तो कितना होगा 37 38 39 40, 40.5 घटाना, तो ये 0 आ गया और ये 2 आ गया। इसका भी आंसर कितना आ गया 2। 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 2, जल्दी से कमेंट करके बताना 25 नंबर का आंसर कितना आ गया 2। 5 हो गए 52 होगा, 12 आएगा, कितना है 5 12, 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 12 आपका राइट आंसर। घटाने में दिक्कत हो गई। ठीक है, तो इसका 12 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देख लो भाई, यहाँ घटाया था अपन ने। ठीक है, ये गुणा करने में ये आपका 52 आ रहा है, कितना आ रहा है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब जल्दी जल्दी में ऐसे ही होगा, खत्म ही होगा। जल्दी जल्दी में क्या करे होगा, जल्दी जल्दी में तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार लगा दोगे। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, वे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ क्या होता है, वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, वो क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, जल्दी से इसके क्वेश्चन भी लगा दो भाई। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए भिन्न में, क्या आ जाए भिन्न में, तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका भिन्न में आ जाता है तो इसको आसानी से करेंगे। तो कभी कभी भी आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, किसका भिन्नों का क्या निकालना हो एलसीएम, समय अगले वीडियो में मैं आपको भिन्न लेकर आऊंगा। अगर आपने कभी भी भिन्न का नहीं पढ़ा कि सरल भिन्न कौन सी होती, मिश्रित भिन्न कौन सी होती, आरोही क्रम अवरोही क्रम और या सतत भिन्न लंगड़ा भिन्न, ये सब मैं ना आपको 30 मिनट में सिखा दूंगा। और एक क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में, आज के एग्जाम में भिन्न का जरूर आएगा। अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि भिन्न के क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, मैं पहले बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अंशों का क्या लगाना है आपको एलसीएम, और हरों का क्या निकालना एचसीएफ। अंशों का और हरों का क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब देखो जब भी भिन्न का, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है कि एलसीएम कितना आ गया, तो आपने बोला कि सर 20 आ गया,
जिनको नहीं आता इस तरीके से निकालोगे भाई, हम तो ऐसे ही निकाल देंगे। आपने 2 का भाग दिया, ठीक है, एक बार, तो यहाँ पर 2, तो कितने हो गए, 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितने हो गए 20, ये आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है इन तीनों संख्याओं में एक संख्या का भाग जाना चाहिए और वो संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। एक ही संख्या में चारों संख्या का भाग जाना चाहिए, वो एचसीएफ होता है। तो एक संख्या में 3 के अलावा किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है सर, यही आपका आंसर हो गया एचसीएफ। तो 20/3 एक ही संख्या का 3 चारों में भाग जाना चाहिए। समझ में आ गया अच्छे से? आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करो। ये देखो, इस क्वेश्चन को देख लेना भाई अच्छे से। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अपन से मिसप्रिंट हो गए, वो मैंने सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एडिटिंग नहीं होगा इसमें क्योंकि समय कम है। तो देखो महत्तम समावर्तक, तो महत्तम, अब देखो महत्तम पूछा तो ऊपर वाले का महत्तम, जब भी आपको भिन्नों का महत्तम निकालना है, इसका महत्तम निकालना है भिन्नों का, ये आपको नहीं लिखा, भिन्नों का मासा आपको निकालना है। तो अब अंशों का क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब ऊपर आप मुझे बताओ, ऊपर एक ही संख्या का सब में भाग जाना चाहिए, तो एक ही संख्या तो एक ही है, मात्र एक संख्या एक ही है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम अगर तुम्हें 2 4 6 8 27, तो ये 27 नहीं है भाई, यहाँ 9 कर लेना, मैं आपको पहले ही कर देता हूँ। 9/, कितना कर देते हैं 16, 9/16 कर लो, ये गड़बड़ है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्योंकि 27 का भाग नहीं जाएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन है कमेंट करना भाई, 28 नंबर का क्वेश्चन। 9/10 कर दो, 16 कर दो, कुछ भी कर दो। लो भाई क्या कर लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर अपन 9/10 कर लो, अब तो आ जाएगा। अब इसमें जा रहा भाग, इसमें जा रहा 120 में, जो आपका आंसर हो। इस क्वेश्चन को हमने सही कर दिया जो गलत था, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 120, जो आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 28 है, महत्तम समवर्तक 28 तथा लघुत्तम समवर्तक 336 है। तो एक संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो भाई इसको ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इसको करने का तरीका है पहली संख्या इंटू, महत्तम के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आएंगे वो ये इसी में से जाएंगे, दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। यहाँ पर सब कुछ दे रखा होता है, एक चीज नहीं दे रखी होती, वो निकाल लेते हैं। आपको एक संख्या उसने 112 दी, 112, दूसरी पता नहीं है, लासा कितना दिया है आपको, लासा 28, ये है 336, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत, ठीक है। काट दो भाई, 112 में कितनी बार, 3 बार जाएगा, 8 3 कितने हो गए 24, 3 दूनी 6 7 8, 84 है क्या ऑप्शन में, ये आपका सी राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो 30 वाला क्वेश्चन, वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग, जो 10 12 15 18 से विभाज्य भी हो। तो 10 12 15 18, तो भाई किस में भाग जा रहा है, इसमें तो जाएगा ही नहीं 18 का, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, पूर्ण वर्ग तो जाएगा, तो 90 में 900 में पूरा भाग जाएगा। किस तरीके से, 10 का भी भाग जाना चाहिए, 12 का भी जाना चाहिए, 15 का भी जाना चाहिए और 18 और पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ये आपका आ गया, 3 का वर्ग कितना होता है 9, लेकिन सब में आपको, और छोटी से छोटी संख्या, इसको तो वैसे ही डिलीट कर दो कि आपको पता है कि छोटी छोटी संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग, ये देखते से आंसर आ गया। नहीं तो करोगे भाई, क्या करोगे, इसको गुणनखंड करोगे, निकालोगे, पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्ग करोगे, आंसर आएगा। अब इसको पूरा डिटेल में करके बता दे, नहीं तो बहुत सारे बुरा मुंह करके बैठ गए कि सर जी क्या कर दी। भाई बुरा नहीं करना है, तुम सर से पढ़ रहे हो। 2 से काटा है 5, 2 से काटा है 6, 5 और ये 9। वीडियो लंबा हो गया और हमारी क्लास का टाइम हो गया, ऑफलाइन क्लास का, 9 में नहीं जा रहा। 3 का भाग दिया 5, 1 5 है 15, 3 3 9, ठीक है। 5 का भाग दिया 1 1 1 और 3, तो एक बार और 3, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो आपने बोला कि सर 2 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 भी 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1, तो एक बार है ना, इसको 2 बार बनाना है, ये एक बार है तो इसको 2 बार बनाना है,
तब पूर्ण वर्ग होगा, तब होगा। 2 का वर्ग कितना 4, 3 का 9 और 5 का कितना 25। ठीक है, 25 से 9 में कितने होते हैं 225 और 25 चौके कितने होते हैं, ये हो गया 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया। ये डिटेल में होता है। मैं आपको ऐसे ही ऑप्शन देख के एलसीएम एचसीएफ का पीडीएफ देख लेना, हमारा वीडियो देख लेना 10 सेकंड वाला, एमपी पुलिस के उसमें डाला हुआ है बैच में 30 क्वेश्चन। अब ये पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न ये भी अभी पैटर्न वाला नहीं है, ये भी आपका क्या है एलसीएम एचसीएफ का है। एलसीएम एचसीएफ में सिंपल क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। तो देखो आपको निकालना है मासा निकालना है। तो मासा क्या होता है, पहले देखो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है। मासा में जो सबसे छोटी पावर है जो कॉमन आएगा वही हमारी आंसर। तो 3 की पावर 129, 3 की पावर 128, 3 की पावर 127, 3 की पावर 127। तो 3 की पावर हमने लिख दिया 127। यहाँ भी कॉमन है 128, 129, 129, 128, तो 5 की पावर 128। सबसे छोटी पावर देखना है। 7 की पावर 22, 21, 23, 24, तो 7 की पावर कितनी 21। ये आपका क्या हो गया मासा। कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में 3 की पावर 127, 128, 21, कौन से में 3 की पावर 100, ये आपका आंसर हो गया बी वाला। महत्तम सावर्तक में क्या करते हैं, जो पावर सबसे छोटी होती है ना वो लेते हैं और कॉमन होना चाहिए। तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, 127, 128, 21, जो आपका आंसर है। लघुत्तम में बड़ी पावर होना चाहिए, लघुत्तम में क्या होना चाहिए बड़ी पावर। चलो एक क्वेश्चन ये भी कर दो जल्दी से करो, सुपर फास्ट। ये कर दो। एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के और 120 चांदी के सिक्के। वे इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही समान के सिक्के हो। तो प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम, अधिकतम जब भी पूछे साथी आपको महत्तम समावर्तक निकालना होता है। क्या निकालना होता है, महत्तम समावर्तक। तो 75 और 120 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें भाग जा रहा, 5 का तो जा ही रहा भाई, छोटी है, लेकिन 10 का जा रहा, 15 5 75 और 15 से 25 का, तो 15 आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये छोटी है, आपसे बड़ी 25 का जा नहीं रहा। और महत्तम समावर्तक क्या होता है, वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, महत्तम समावर्तक कहलाता है। क्लियर है। तो वीडियो लंबा हो गया और कोई दिक्कत नहीं, आगे भी मैं आपको 2 वीडियो और लेकर आऊंगा। अब 1-2 वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, थोड़ा सा मुझे डिटेल में समझाना था जिससे आपको भी दिक्कत नहीं आए। तो इसका आंसर हो गया 15। जब भी बड़ी से बड़ी आ जाए तो एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं जो मैं आपको पुलिस वाले बेच में बताऊँ। ये कर दो जल्दी से भाई। एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको बोला 2 की पावर 5, ये लिख दिया 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। वाई डिवाइडेड है ना, एक्स बाई जेड डिवाइड करना है आपको। ठीक है, फिर आपको बोला है वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आपको क्या करना है, एक्स बाई जेड का एलसीएम लेना है और एक्स वाई जेड का क्या करना है, एचसीएफ लेना है और भाग देना है। तो इसका भाई एलसीएम ले लूँ, तो सबसे एलसीएम जो होता है सबसे बड़ी पावर, 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है 5। ठीक है, 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है, तो 3 की पावर सबसे बड़ी 3। 5 की पावर सबसे बड़ी क्या है, तो 5 की पावर 3। ये एलसीएम आ गया। इसका एचसीएफ लेना है, भाग देना है। 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर सबसे छोटी 3। 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 3 की पावर सबसे छोटी 2। 5 की पावर सबसे छोटी क्या है, 5 की पावर सबसे 2। तो देखो ये 3 से 3 बार कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगी। ये 3 से 3 कट जाएगा तो 3 की पावर 1 बचेगी। या 5 से 2 बार कट जाएगा तो 3 की पावर 1 बचेगी। समझे कि नहीं समझे। यहाँ 2 जो है 3 बार लिखा हुआ और यहाँ 2 5 बार लिखा होगा, तो 3 बार कट जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का 1 और जे 5, कितने हो गए 4 3 12, 12 5 60। ये बताओ कोई दिक्कत, 60 आपका राइट आंसर, सी वाला आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर। क्लियर है। तो देखो 1-2 क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जाए ना, तो भाई इतने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा जल्दबाजी में तो हो जाए तो आप देख लिया करो। ठीक है, कमेंट करके बता देना अगर कोई 1-2 क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो तो। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्यारा सा कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।
ठीक है। अब 9:10 की क्लास हो चुकी है और हम बोल रहे हैं कि भाई एलसीएम खत्म हो जाए, तो आज 3 क्लास आपकी कंप्लीट हो गई और इसके बाद में नाम ही नहीं ले रहा ये खत्म होने का। वे संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी वो कौन सी है? 1 से 10 तक। तो भाई देखो इधर, इधर देखना, आपसे बोला एक, इधर गया भाई मेरे, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक ही संख्या का भाग जा रहा है? तो आप एक काम करो, 3 का नियम क्या होता है? आपने बोला है कि 4 और 6 10, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, यही आपका आंसर। भाई पूरे का भाग दोगे तो पगला जाओगे, पेपर में समय कहाँ बचेगा। आपको क्या करना है, 3 का नियम, पहले तो 3 का नियम ही फॉलो कर लो ना। 3 का नियम आता है तो 3 का नियम होता है सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो ये 9 हो रहा है तो इसमें जा रहा है, यही हमारा क्या होगा आंसर। टेंशन नहीं लेना है, हंसराज सर के साथ में जुड़े हुए तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको सेकंडों में मिलेगा। बस आप वर्ग 3 के हो, इसलिए हम अभी आपको अभी पूछा कि इसका सबसे छोटा गुणज और सबसे बड़ा गुणज का अंतर बताना, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालो जल्दी से, इसका एलसीएम निकालो, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, 5 6 और ये। तो आपको पता है कि 12 में भाग चला जाएगा, 15 चौके 12 पंजे 12, 60 इसका आ गया, इसका 5 6 के 30 30 आ गया, 60 में 30 गए, कितने बच्चे 30। अरे एलसीएम बच्चों जैसे नहीं निकालेंगे, बच्चे नहीं रहे हम, अब बच्चों को पढ़ाने वाले हो गए, ठीक है। और कुछ लोग तो बच्चों के बच्चे बच्चे सही बात है ना। हाँ, अरे भाई मेरे इतनी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग मन ही मन में बोल, 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, क्या 60 में भाग जा रहा, 4 का भी जा रहा, 5 का भी जा रहा, 6 का 60 ले लिया। फिर मैंने 5 6 और 10, तो 30 में भी तो जा रहा, इन दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर कितना आ गया 30, जो आंसर आ गया। आप अगर लाशे बिछा के लेना चाहते हो तो लाशा बिछा के ले लेना, कौन ने रोका। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते। ये किसको नहीं आता भाई, एक क्वेश्चन ये आएगा पेपर में, देख लो। 1300, 13 इकाई प्लस 13 धाई, 1300, 13 इंटू 100, 13 इकाई मतलब क्या, 13 इंटू 10 इकाई, और 13 धाई क्या मतलब इकाई धाई, 13 इंटू, ठीक है। बताओ जल्दी से आंसर करो, कमेंट करो, कितने क्वेश्चन हो गए आपके टोटल। भाई कितने हो गए, 36 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया इकाई में क्या है, अच्छे से देखो, अब जल्दबाजी मत करो। आपका बोला है कि 1300, मैं डायरेक्ट 100 का गुणा कर दूं, लो, प्लस 13 इकाई, डायरेक्ट 13 लिख दूं, प्लस 13 धाई, इकाई धाई सैकड़ा, 1000 किसके बराबर, तो 1300 हो गया, 1330। तो ये जोड़ लो भाई, 13 जोड़ दो और 130 जोड़ दो, तो कितना हो गया 3 4 4, और इसमें से क्या 1000 में घटा दो, तो 1000 घटाया 3 4 4, 443, सी आपका राइट आंसर। ये आपको बनाना आना चाहिए। 1300 बोला तो 13 इंटू 100, 13 इकाई बोला तो 13 इंटू 1, और 13 धाई बोला तो 13 इंटू 10, इकाई के बाद में ये क्या होता है, धाई होता है। ये किया हमने, आंसर आ गया। ये तो भाई नाम ही नहीं ले रहा एलसीएम खत्म होने का, 1300 इकाई 13, ये डबल बार रिपीट हो गया। चलो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी से इसको कर देते हैं। अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियां बनाई जिनकी संख्या 50 से कम है, और अम्मू ने देखा है कि उन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। तो उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, तो न्यूनतम जलेबी कितनी है, न्यूनतम जलेबी कितनी है। तो 2 मिल जाए जलेबी, या 3 मिल जाए, या 7 मिल जाए, ठीक है। तो 2 3 7, और इसको समान रूप से वितरित करना है, तो कोई जलेबी, न्यूनतम संख्या आपसे पूछिए, कितनी संख्या पूछिए, न्यूनतम संख्या पूछिए। तो भाई इसका एलसीएम ले लो, 2 3 7, 7 चंग कितने हो गए 42, ठीक है। अब कम से भी कम कितना है 5, 5 जलेबी बंटना चाहिए व्यक्तियों में, तो 5 अट्टे कितने हो गए 40, खेस शेष कितना बचा 2, यही हमारा आंसर आ गया, बी आपका राइट आंसर। घबराना नहीं है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। 2 3 7, तो आपको पता है कि ये तो आवाज है, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते कितने हो गए 42, तो एलसीएम आ गया। कम से कम कितने लोगों को बांटना है 5, तो 5 से देखा कि भाई सबको कितनी कितनी बट गई 8, तो कितनी बची 2। तो आपसे यही तो पूछा है कि जलेबी कितनी शेष बची, ये आपका आंसर है। तो जलेबी जलेबी खा लो भाई सुबह सुबह।
हाँ भाई, अब हो गई हमें तसल्ली। इस वीडियो को हम यहीं तक देखेंगे, ठीक है ना। और आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका जस्ट वीडियो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैटर्न। 3 क्लास में पूरा सिलेबस होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 क्लास, 3 क्लास में 2 डाल चुका हूँ, 1 आज डल जाएगी, 2 बचेंगी, 2 में आपका 6 हो जाएगा। ये पैटर्न भी आपके आते हैं, पैटर्न का देख लो पैटर्न कैसा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके पैटर्न के। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा आपका पैटर्न में रहेगा। तो आपने जिस तरीके से इस वीडियो पर माधमद्दी का बहुलक में प्यार दिखाया था, इस वीडियो पे भी दिखाना। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, आज ही आ जाएगा, ठीक है ना। और अभी हम शाम को जो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो लेकर आएंगे, वो वीडियो जरूर देखना, वो मत भूल जाना, ठीक है। आप एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, 2 करके। इसी का आगे मैराथन के नाम से आपको मिलेगा। ये मैराथन फर्स्ट है, वहां पर मैराथन हम सेकंड लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। अभी हमारे ऑफलाइन बैच का भी टाइम आगे निकल चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। इस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो इसलिए मुझे करना पड़ा कि आपका पेपर था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और इतना शेयर कर देना कि भाई हम मोटिवेट हो जाए, हमें एनर्जी आ जाए और हम आपके लिए और शानदार वीडियो लेकर आए, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी को बेस्ट ऑफ लक आज के पेपर के लिए। कुछ ऐसा करके आना है, अपने माइंड में कुछ टेंशन लेके नहीं जाना है, वहां पर सब कुछ आपको आता हुआ है। सब चीज क्वेश्चन को डिलीट करना भी सीखना है। जो आ रहा है ना, जो आपको आता है उसको डिलीट कर दो, जो नहीं आता वो आंसर लगा देना, अगर आप उलझे हुए हो तो, ठीक है। तो सभी को एक बार और परीक्षा देने जा रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।